दोस्तों, ये बात है साल 1972 की। पाकिस्तान में लंदी कोथल नाम की एक जगह है। एक बार 3 टूरिस्ट वहां मौजूद एक चाय की दुकान पर पहुंचे। तीनों ने पठानी कुर्ता व रेशमी रुमाल पहनी हुई थी। चाय के साथ धीरे धीरे बातों का दौर शुरू हुआ और जान पहचान बनाने के लिए तीनों ने खुद को ईसाई बताया। साथ ही बताया कि वो अफगानिस्तान घूमने निकले हैं। अफगानिस्तान में घुसने के लिए उन्हें लंदी खाना पहुंचना था। ये अफगानिस्तान बॉर्डर से पहले पाकिस्तान का आखिरी रेलवे स्टेशन था। जब उन्होंने चाय वाले से लंदी खाना जाने का भाड़ा पूछा तो उन्हें कुछ अटपटा सा जवाब मिला। तीनों ने सोचा कि किसी टैक्सी वाले से पता करते हैं, लेकिन जैसे ही तीनों चाय की दुकान से निकले, पीछे से आई एक आवाज ने उनको रोक दिया। तुम्हें लंदी खाना जाना है? तीनों ने हाँ में जवाब दिया। ये सुनकर आवाज लगा रहे शख्स का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तेज आवाज में पूछा, कौन हो तुम लोग? उस शख्स ने बताया कि इस नाम का कोई स्टेशन है ही नहीं। 1936 तक एक ऐसा रेलवे स्टेशन हुआ करता था, लेकिन बाद में उसे बंद कर दिया गया। ये सुनकर तीनों इधर उधर की बातें बनाने लगे, लेकिन उनकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी। पूछताछ में जब तीनों ने सच्चाई बताई और जब पाकिस्तानी तहसीलदार को पता चला कि तीनों भारत से हैं, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये 1971 युद्ध के ठीक बाद का दौर था। पूरे पाकिस्तान के लोगों में भारत को लेकर कूट कूट कर नफरत भरी हुई थी। तहसीलदार का बस चलता तो वो तीनों को गोली से उड़ा देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये तीनों बच गए, लेकिन कैसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि ये तीनों यहाँ तक पहुँचे कैसे, और इसके लिए हमें चलना होगा इस कहानी की शुरुआत में। कहानी शुरू होती है साल 1968 से। एक रोज फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर अपने कमांडिंग अफसर MS बाबा से कहते हैं, हम दुश्मन के इलाके में अंदर तक वार करेंगे। एक गोली एक विमान को गिराने के लिए काफ़ी है। अगर मैं कभी पकड़ा गया तो चुपचाप नहीं बैठूंगा, भाग जाऊंगा। इसके ठीक 3 साल बाद एक दिन पारुलकर एक सुकोई 7 जेट फाइटर विमान में बैठे हुए थे। 1971 की लड़ाई शुरू हो चुकी थी और इंडियन एयरफोर्स ने पश्चिमी सीमा पर आर्मी को सपोर्ट करने का जिम्मा संभाला हुआ था। पाकिस्तान में सीमा से लगा हुआ एक शहर है जफरवाल। यहाँ चल रही हवाई लड़ाई में एक पाकिस्तानी वॉच टावर भारतीय विमानों को बहुत नुकसान पहुँचा रहा था। 10 दिसंबर 1971 को पारुलकर फाइटर जेट से उड़ान भरकर निकलते हैं। उनका निशाना यही वॉच टावर था, लेकिन पारुलकर अपना मिशन पूरा कर पाते उससे पहले ही एक एंटी एयरक्राफ्ट गन का निशाना उनके जेट को लगा और उनका फाइटर जेट जमीन की ओर गिरने लगा। पारुलकर ने समय रहते अपना पैराशूट खोला और जमीन पर लैंड कर गए, लेकिन जहां वो उतरे थे वो दुश्मन की जमीन थी। उतरते ही आसपास के लोगों ने उनको पकड़ा और पाकिस्तानी अधिकारियों के हवाले कर दिया। पारुलकर को रावलपिंडी स्थित पाकिस्तानी वायुसेना के बेस कैंप में ले जाया गया और जेल में डाल दिया गया। कुछ दिनों बाद पारुलकर को उनके साथियों से मिलने दिया गया। उनकी तरह ही भारतीय वायुसेना के 12 पायलटों को युद्धबंदी बनाया गया था। लेकिन इस कहानी में हम मुख्यतः 3 लोगों की बात करेंगे, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मालविंदर सिंह गरेवाल, हरीश सिंह जी और पारुलकर। इन तीनों को जहां रखा गया था उस युद्धबंदी कैंप के इंचार्ज पाकिस्तानी वायुसेना के एक अफसर हुआ करते थे। नाम था स्क्वाड्रन लीडर उस्मान हनीफ। हनीफ से बाकी पाक अफसर नाराज रहते थे क्योंकि उनका बर्ताव युद्धबंदियों के प्रति काफ़ी नरम था। 2017 में दिए एक इंटरव्यू में पारुलकर बताते हैं, जब हम पाकिस्तान की जेल में बंद थे तब हम बॉलीवुड फिल्मों और अपने परिवार के बारे में बात करते थे। अन्य पाकिस्तानी अफसर नाराज रहते थे क्योंकि हनीफ साहब हमारे साथ अच्छा बर्ताव करते थे। उन्होंने हमें गाने सुनने के लिए एक कैसेट प्लेयर और एक एटलस भी दिया था, जो आगे चलकर हमारे भागने के काम आया। जिस भागने की घटना के बारे में पारुलकर बता रहे थे उसकी रूपरेखा तैयार हुई थी 25 दिसंबर 1971 को। उस रात कैंप इंचार्ज उस्मान हनीफ ने सभी युद्धबंदियों को एक छोटी सी चाय की पार्टी दी थी, जहां पारुलकर और उनके साथियों को एक अच्छी खबर मिली। पता चला कि ढाका में पाकिस्तानी फौज ने आत्मसमर्पण कर दिया है, लेकिन पारुलकर को पता था कि उनकी आज़ादी अभी बहुत दूर है। इस काम में कई साल का वक्त लग सकता था। इसीलिए पारुलकर ने मन ही मन भागने का प्लान शुरू कर दिया।
जब उन्होंने ये प्लान अपने साथियों को बताया तो सिवाय 2 लोगों को छोड़कर कोई भी तैयार नहीं हुआ, और वो 2 लोग थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट मालविंदर सिंह गरेवाल और हरीश सिंह जी। तीनों ने सबसे पहले उस्मान हनीफ के दिए एटलस से इलाके का नक्शा तैयार किया। नक्शे के अनुसार जेल के सामने से ही ग्रांड ट्रंक रोड गुजरती थी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जेल की कोठड़ी से निकलकर एक सकड़ी गली तक पहुंचना था। इस गली का इस्तेमाल एक से दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए किया जाता था और वहां रात को एक पहरेदार नियुक्त रहता था। अगर किसी तरह इस सकड़ी गली को पार कर लिया जाए तो आप बाउंड्री वाल को फांदकर मेन रोड तक पहुंच सकते थे। वहां से आगे का प्लान पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर तक पहुंचना था। यदि अफगानिस्तान में एंटर हो गए तो वहां से आसानी से भारत भी पहुंच जाते। ये था पूरा प्लान। लेकिन पहला काम था जेल की 18 इंच मोटी दीवार में छेद करना। पारुलकर और उनके साथियों ने कुछ दिनों तक अपनी दाढ़ी को बढ़ने दिया और फिर कैंप इंचार्ज से दाढ़ी काटने के बहाने कैंची मांगी। इस कैंची और एक चोरी के पेचकस की मदद से उन्होंने दीवार में छेद करना शुरू किया। ये काम कई दिनों तक धीमे धीमे किया गया ताकि किसी को शक ना हो। और इस दौरान तीनों ने एक काम और किया। जनेवा कन्वेंशन के तहत युद्धबंदियों को हर महीने 57 रुपये मिलते थे अपने निजी खर्चे के लिए। इस पैसे से तीनों ने ड्राई फ्रूट्स और दूध के डब्बे खरीद लिए ताकि रास्ते में काम आ सके। इस सारे सामान को रखने के लिए उन्होंने पैराशूट का कपड़ा इस्तेमाल कर एक बैग बनाया। इसके अलावा ट्रांजिस्टर की मदद से उन्होंने कपड़े सीलने वाली सुई को चुंबकीय बना लिया ताकि उसका इस्तेमाल कंपास के तौर पर किया जा सके। जब ये सब इंतजाम हो गया तब उन्होंने जेल के दर्जी से अपने लिए 3 पठानी सूट भी सिलवाए ताकि जेल से भागने के बाद स्थानीय लोगों में घुल मिल जाए। सारा इंतजाम होने के बाद तीनों ने सही मौके का इंतजार करना शुरू किया। ये मौका उन्हें मिला 13 अगस्त 1972 की शाम। अगला दिन पाकिस्तान की आज़ादी यानी 14 अगस्त का था। इसीलिए अगले दिन छुट्टी के ख्याल से सभी गार्ड आराम के मूड में थे। उस रात आसमान में जोरों से बादल गरज रहे थे। मौका देखकर पारुलकर और उनके दोनों साथी दीवार में बने छेद से निकले और सकरी गली में पहुंच गए। वहां एक गार्ड सो रहा था। ये देखकर तीनों ने हल्के कदमों से सकरी गली को पार किया और फिर भागकर कंपाउंड की दीवार के पास पहुंच गए। दीवार फांदकर तीनों जैसे ही जमीन पर कूदे, हरीश सिंह जी के मुंह से निकला आज़ादी। हालांकि आज़ादी अभी 250 किलोमीटर दूर थी। प्लान का अगला कदम था पेशावर पहुंचना। बस अड्डे पर पहुंचकर तीनों ने पेशावर की बस पकड़ी। आगे के रास्ते के लिए तीनों ने तय किया कि वे अपना नाम बदलेंगे और खुद को ईसाई बताएंगे, क्योंकि ना तो उन्हें कलमा पढ़ना आता था और ना ही उनमें से किसी का खतना हुआ था। ऐसे में तलाशी और पूछताछ होने पर पकड़े जाने का डर था। पेशावर पहुंचने में तीनों को कोई दिक्कत नहीं आई। पेशावर से उन्हें जमरूद जाना था। वहां जाने के लिए तीनों ने एक रिक्शा किया और जमरूद से आगे पैदल ही निकल पड़े। चलते चलते तीनों लंदी कोथल नाम की एक जगह तक पहुंचे। नक्शे के अनुसार यहाँ से 10 किलोमीटर दूर लंदी खाना नाम का एक रेलवे स्टेशन था, जिसके आगे अफगानिस्तान बॉर्डर शुरू हो जाता था। लंदी कोथल में तीनों ने वहां तक जाने का रास्ता पूछा, लेकिन यहीं पर उनसे एक गलती हो गई। उनके पास जो नक्शा था वो एक पुराने नक्शे को देखकर बनाया गया था, जिसमें उस स्टेशन का नाम दर्ज था, लेकिन हकीकत ये थी कि वो स्टेशन 1936 में ही बंद कर दिया गया था। पारुलकर और उनके साथियों ने जैसे ही उस स्टेशन के बारे में पूछा, वहां के लोगों को शक हो गया। 1971 युद्ध के बाद माहौल गर्म था। लोग हर बाहरी व्यक्ति को शक की नजरों से देखते थे। जैसे ही तीनों की पोल खुली, लोगों ने उन्हें तहसीलदार के हवाले कर दिया। तहसीलदार को जब पता चला कि पकड़े गए तीनों लोग भारतीय हैं, वो इतना गुस्सा हुआ कि शायद उन्हें वहीं पर गोली मार देता। लेकिन पारुलकर की समझदारी ने तीनों की जान बचा ली। पारुलकर ने तहसीलदार से कहा कि वो पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख के एडीसी उस्मान हनीफ से बात करना चाहता है। ये वही उस्मान हनीफ थे जो युद्धबंदी कैंप के इंचार्ज थे। उनका नाम सुनकर तहसीलदार चौंका। उसने तुरंत उन्हें फ़ोन किया और सारे घटनाक्रम की जानकारी दी। उस्मान ने तहसीलदार से कहा, जब तक सेना ना आ जाए तीनों को गिरफ्तार ही रखा जाए और कोई चोट ना पहुंचाई जाए। पारुलकर, गरेवाल और सिंह जी को वापिस रावलपिंडी कैंप ले जाया गया।
अगले 4 महीनों तक वो वहीं पर कैद रहे। दिसंबर 1972 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने सारे युद्धबंदियों की रिहाई का ऐलान किया और बाघा बॉर्डर के रास्ते उन्हें भारत भेज दिया गया। जैसे ही ये सब बाघा बॉर्डर के पार पहुंचे, वहां लोगों की भीड़ उनके स्वागत के लिए खड़ी थी। रिहाई के कुछ दिनों बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर एक रोज वायुसेना प्रमुख पीसी लाल से मिले और तोहफे में उन्हें एक फाउंटेन पेन भेंट किया। पीसी लाल ने फाउंटेन पेन का ढक्कन खोला तो देखा कि वो एक कंपास था। ये वही कंपास था जिसे पारुलकर और उनके साथियों ने पाकिस्तानी जेल में सुइयों से बनाया था। इसी के साथ आज की हमारी इस कहानी को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसी ही किसी और कहानी के साथ।